डियर स्टूडेंट्स, आपने एक फिल्म देखी होगी जिसमें बहुत सारे डायनासोर होते हैं। फिल्म का नाम है जुरैसिक पार्क। तो जुरैसिक पार्क फिल्म में डायनासोर जो होते हैं बहुत ही विशालकाय होते हैं। मनुष्यों को वो अपने पैरों तले कुचल देते थे, कुचल सकते थे, इतनी बड़ी उनकी बॉडी थी। लेकिन क्लाइमेट चेंजेस हुआ, पर्यावरण में बदलाव हुआ और धीरे धीरे डायनासोर अर्थ से खत्म हो गए। दूसरी तरफ आपने देखा है या पढ़ा है कि अफ्रीका में जिराफ रहते थे और जिराफों की गर्दन बहुत छोटी होती थी। अफ्रीका में उस समय जंगल काफ़ी हरे भरे थे और जो जिराफ थे वो ज़मीन की घासें खा करके जिंदा रहते थे। फिर क्लाइमेट चेंजेस होने लगा और घास सूखने लगी ज़मीन की, और घास सूखने के बाद जिराफों के सामने संकट आ गया। अब आखिर वो खाए तो क्या खाए, जब घास ही सूख गई। तो जिराफों ने क्या किया कि पेड़ों की पत्तियों को खाने का प्रयास किया। वो बार बार अपनी गर्दन को ऊपर करके पेड़ों की पत्तियां खाते थे, बार बार ऊपर करके पेड़ों की पत्तियां खाने से उनकी गर्दन में बदलाव आया। उनकी गर्दन में बदलाव आया, उनकी गर्दन लंबी हो गई। और आपको पता है जिराफ अभी भी हैं, है ना। आपने देखा कि विशालकाय डायनासोर बहुत पहले खत्म हो गया, लेकिन जिराफ अभी भी है। इसका क्या मतलब भाई? इसका मतलब ये है कि जिराफ खुद को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं ढाल पाया, है ना। और वही यानी कि डायनासोर अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं ढाल पाया, जबकि जिराफ खुद को इन्वायरमेंट के अनुसार बदल लिया। अपने आप को इन्वायरमेंट में उसने फिट बनाया, इसीलिए तो जिंदा है। और डायनासोर कभी का मर गया। तो इस बात को समझने की जरूरत है। आज वर्तमान समय में जब सारे स्कूल और क्लासेस बंद हैं, तो आपके सामने भी एक संकट खड़ा हुआ है ना। और वो संकट क्या है कि यदि आप अपने आप को, खुद को यदि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बदलते हैं, तो आपका भी वही हाल होगा जो डायनासोर का हुआ था, है ना। तो वर्तमान समय में आपके पढ़ाई के लिए ये जो ऑनलाइन सिस्टम है आपको अपनाना ही पड़ेगा, है ना। ये जो ऑनलाइन तरीका है इसको अपनाना ही पड़ेगा। आप खुद को वैसा बनाएं ताकि आप लंबी पारी खेल सके, ठीक है। तो आपको पता भी है ये डार्विन का सिद्धांत भी है, नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग बनाता है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बनाता है, तो नेचर उन्हें जीने का मौका देती है, और यदि नहीं करता ऐसा तो उसे नष्ट कर देती है। तो आपसे भी गुजारिश है कि आप भी खुद को इस इन्वायरमेंट के अनुसार ढालें, है ना। आपको वर्चुअल क्लासेस की आदत डालनी होगी, ये पढ़ने का तरीका अपनाना होगा, है ना। नहीं तो आप लाइफ की रेस में पिछड़ सकते हैं, ठीक है। खैर, आप काफ़ी समझदार हैं, आप ये सारा काम जानते हैं, मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। आगे
हम लोग आज डिस्कस करेंगे गैमेट ट्रांसफ़र। ये जो टॉपिक है हम लोग का गैमेट ट्रांसफ़र है ना। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो पढ़ा है हम लोगों ने, उसमें क्या है कि दो चीज़ें था, एक तो गैमेटोजेनेसिस और एक गैमेट का ट्रांसफ़र। गैमेटोजेनेसिस मैंने कल बता दिया था कि गैमेट जो बनता है, गैमेट के निर्माण के को जेनेसिस को ही हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब आज हम लोगों को देखना है कि गैमेट जब बन गया है तो उसका ट्रांसफ़र कैसे होगा, है ना, कैसे वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होगा। तो आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे, है ना। कह रहा है कि आफ्टर देयर फॉर्मेशन, है ना, उनके बनने के बाद की बात कह रहा है कि मेल एंड फीमेल गैमेट मस्ट बी फिजिकली बॉट टुगेदर, है ना, टू फैसिलिटेट द फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन। यानी कि कह रहा है कि जब उसका फॉर्मेशन हो गया मेल और फीमेल गैमेट का, तो वो दोनों गैमेट आपस में जुड़ते हैं, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, फर्टिलाइजेशन नाम देते हैं, है ना, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दूसरी चीज कह रहा है कि हैव यू इवन वंडर्ड हाउ द गैमेट मीट। ये आपको आश्चर्य नहीं होता कि गैमेट कैसे मिलते हैं, है ना। तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि कैसे एक गैमेट जो है या मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंच करके उससे फर्टिलाइज करता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन मार्क दिया है, आप इसके बारे में सोचेंगे, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो कह रहे कि इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट इज मोटाइल, मेल गैमेट जो होता है मोटाइल होता है, एंड फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी। ठीक है, कह रहा है कि मेल गैमेट जो होता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, उसको मोटाइल बोलते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम केसेज में फीमेल गैमेट जो होता है नॉन मोटाइल होता है, स्टेशनरी होता है, एक जगह स्थिर रहने वाला होता है ना। दूसरी चीज देखें हम लोग, एक्सेप्शंस भी दिया है जिसको आपको याद करना बेहद जरूरी है। एक्सेप्शंस आर द फ्यू फंजाई, बहुत सारे फंजाई के बारे में दे रखा है, एल्गी, है ना, विच बोथ टाइप ऑफ द गैमेट आर मोटाइल। कह रहा है कि फंजाई और एल्गी की बात की जाए तो उसमें तो क्या होता है कि दोनों तरह के जो गैमेट होते हैं वो मोटाइल होते हैं, है ना, वो चलने वाले होते हैं। ठीक है, वो मूव करने वाले होते हैं। तो ये एक्सेप्शन है ना, एल्गी और फंजाई में, इसको याद रखना है। आगे कह रहा है कि देयर इज नीड फॉर ए मीडियम, है ना, थ्रू विच द मेल गैमेट मूव। तो अब एक बात देखें आप कि यहाँ पे क्या है, एक मीडियम की ज़रूरत है ना। मेल गैमेट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत है ना। यदि मीडियम नहीं रहता है तो पहुंचेगा कैसे, इस बात को गौर करना है। क्या क्या मीडियम हो सकते हैं हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, कौन कौन से मीडियम हैं। कह रहे कि इन द सेवरल सिंपल प्लांट लाइक द एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, इनमें क्या होता है, वाटर इज मीडियम, वाटर ही मीडियम है। ठीक है, गैमेट ट्रांसफ़र का। यानी कि जो सिंपल प्लांट है जैसे कि एल्गी हुए, आपके ब्रायोफाइट है और टेरिडोफाइट है, इनमें जो गैमेट का ट्रांसफ़र होता है वो क्या होता है कि वाटर से होता है, इसलिए वाटर ही मीडियम है इनके गैमेट ट्रांसफ़र का। दूसरी बात समझे, ए लार्ज नंबर ऑफ द मेल गैमेट, है ना, हाउ एवर फेल टू रीच द फीमेल गैमेट, ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। कह रहा है कि बहुत सारे मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। कैसे भाई, अब आप बताओ,
कि जब उसने क्या किया, मेल गैमेट को वाटर में विड्रॉ कर दिया, है ना, छोड़ दिया, तो आखिर वो कैसे पहुंचते हैं, है ना, पहुंचते वक्त रास्ते में ही बहुत सारे क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, है ना। तो वही कह रहा है कि बहुत सारे मेल गैमेट जो होते हैं वो रीच करने में क्या होते हैं, एक तरह से फेल हो जाते हैं, है ना। ठीक है, अब आगे देखो। अब इसकी भरपाई के लिए क्या होता है, टू कंपनसेट, यानी कि इसकी भरपाई के लिए लॉस ऑफ मेल गैमेट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट, ठीक है, द नंबर ऑफ द मेल गैमेट प्रोड्यूस इज द सेवरल थाउजेंड टाइम नंबर ऑफ द फीमेल गैमेट प्रोड्यूस्ड। अब देखो खास बात क्या है, कह रहा है मैंने जैसे बताया कि मेल गैमेट जो होते हैं वाटर के द्वारा फीमेल गैमेट तक पहुंचाए जाते हैं, और दूसरी बात क्या होता है कि रास्ते में बहुत सारे नष्ट हो जाते हैं। तो जब नष्ट होने लगेंगे तो क्या किया जाएगा भाई उसके लिए, जब बहुत सारे नष्ट हो जाएंगे तो उस कंपनसेशन, है ना, उस लॉस की कंपनसेशन के लिए मेल गैमेट बहुत लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, हजारों की संख्या में प्रोड्यूस होते हैं, और फीमेल गैमेट कम प्रोड्यूस होते हैं। मेरी बात समझ में आई? यदि आप एक बात समझे, है ना, आपको पता है आपने कोई बाल्टी लिया है ना, या आप कोई ऐसी चीज़ पहुंचा रहे एक जगह से दूसरे जगह, है ना। जैसे मान लीजिए मुझे एक तरह से क्या करना है, पानी लेके जाना है कहीं, है ना, और मेरी बाल्टी में थोड़ा सा सुराग है, तो क्या होगा, सुराग वाली बाल्टी में हमें ले जाना है तो बीच रास्ते में पानी बहुत सारा गिरेगा। लेकिन क्या करेंगे, यदि बाल्टी बहुत बड़ी हो तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गिरने के बाद भी बहुत ज़्यादा पानी पहुंच जाएगा। तो ठीक उसी तरह से है कि मेल गैमेट को पता है कि वो बहुत सारे नष्ट हो जाएंगे, इसलिए उनकी संख्या पहले से ही बहुत बड़ी होती है ना। तो इस बात को आप ख्याल रखेंगे। दूसरी बात देखें हम लोग कि कह रहा है ना, कि आगे हम लोग देखेंगे। पहले एक फिगर देखिए, फिजन ऑफ गैमेट, कह रहा है कि ये गैमेट का फिजन हो गया। आपको पता ही है कि दो गैमेट मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाएंगे। फिर अगला फिगर देख रहे हैं, जाइगोट बन गया, और उसके बाद से न्यू इंडिविजुअल्स बन गया, ये नया इंडिविजुअल्स बन गया, ठीक है ना, इस तरह से। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में क्या क्या दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इन द सीड प्लांट, यानी कि जितने भी सीड प्लांट है ना, कि pollen grain are the carrier of the male gamete and the ovule have the egg। तो आपको पता है कि जितने भी सीड प्लांट हैं उसमें पॉलन ग्रेन जो होता है वो कैरियर होता है मेल गैमेट का, वही तो मेल गैमेट को पहुंचाता है फीमेल गैमेट तक, ठीक है। एंड ओव्यूल हैव द एग, और ओव्यूल के पास एग होता है। आपको 11th में मैंने पढ़ाया भी है ना, मार्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट मैंने पढ़ाया है, काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ाया है। तो इस बात को आपको ख्याल होगा कि ओव्यूल के अंदर एग होता है ना, और पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होते हैं, ठीक है। इसीलिए कह रहा है कि मेल गैमेट का कैरियर कौन होता है, तो पॉलन ग्रेन होता है, ठीक। आगे चलेंगे हम लोग। कह रहा है कि पॉलन ग्रेन produced in the anther, therefore have to be transferred to the stigma before it can lead to the fertilization। अब देखिए क्या होता है कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, एंथर में प्रोड्यूस होते हैं, और ट्रांसफ़र किए जाते हैं स्टिग्मा पे। आपको पता है ना, वो फिगर याद है ना, जिसमें स्टिग्मा आता है, स्टाइल, ओवरी, ये सारे वाले फिगर आपको याद आ रहे होंगे, है ना। तो अब देखिए वही कह रहा है कि एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बनता है जो स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तब जाके फर्टिलाइजेशन होता है।
दूसरी बात कह रहा है कि इन द बाइसेक्सुअल, यानी कि कोई प्लांट ऐसा है ना, कोई फ्लावर ऐसा है जो बाइसेक्सुअल है, यानी कि दोनों सेक्स हो, और उसमें क्या होता है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट, जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया है पी प्लांट, ट्रांसफर ऑफ द pollen grain to the stigma is the relatively easy as the anther and the stigma are the located close to each other, है ना। pollen grain, आगे देखिए, pollen grain soon after they are shed come in the contact with the stigma, ठीक है ना। यानी कि कह रहा है कि बाइसेक्सुअल प्लांट में क्या होता है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, कि उसी फ्लावर में बनने वाला जो पॉलन ग्रेन है वहीं पास में पाए जाने वाले स्टिग्मा पे पहुंच जाता है। तो जब पास में ही होगा, क्लोज कांटेक्ट में होंगे, तो आपको समझ में आ भी रहा है कि क्या एक तरह से बहुत ही इजी होगा। एक पास में होंगे और तुरंत पॉलन ग्रेन बनने के बाद सेड हो जाता है, सेड का मतलब गिरना होता है, उसी पे गिर जाता है, स्टिग्मा पे ही। तो ये बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो अब थोड़ा सा कठिन बात करते हैं। बट इन द क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है भाई कह रहा है कि बट इन द क्रॉस पॉलिनेशन की बात की जाए, है ना, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि प्लांट इंक्लूडिंग, है ना, डायोसियस प्लांट, जो डायोसियस प्लांट है, ठीक है। डायोसियस का मतलब स्पेशलाइज्ड इवेंट कॉल्ड द पॉलिनेशन, है ना, फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। यानी कि क्या होता है कि जो डायोसियस प्लांट है, डायोसियस का मतलब जिसमें मेल पार्ट अलग है और फीमेल पार्ट अलग है, उसमें क्या होता है कि पोलन ग्रेन जो होते हैं ट्रांसफ़र होते हैं, है ना, स्टिग्मा पे, ठीक है। पोलन ग्रेन, है ना, पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा पे जर्मिनेट होते हैं, एंड द पोलन ट्यूब, है ना, कैरिंग द मेल गैमेट, पोलन ट्यूब बनता है और जो मेल गैमेट को कैरी करता है, एंड डिस्चार्ज द मेल गैमेट, है ना, नियर द एग। अब देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि पॉलिनेशन यदि कैसा हो, यदि क्रॉस पॉलिनेशन हो, तो क्रॉस पॉलिनेशन में दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा दूसरे प्लांट के क्या करता है कि दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच जाता है, यानी कि ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। और क्रॉस पॉलिनेशन में पहुंचने के बाद पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे पहुंच जाता है तो वो जर्मिनेट होता है वहाँ पे, और जर्मिनेट होने के बाद से क्या करता है कि पोलन ट्यूब बनाता है, और पोलन ट्यूब में जो मेल गैमेट होते हैं वो डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं कहाँ पे, फीमेल गैमेट के पास में, यानी कि एग के पास में, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद कह रहा है कि डायोसियस प्लांट में और भी चीज़ें हम लोग समझते हैं कि डायोसियस एनिमल सिंस मेल एंड द फीमेल गैमेट आर द फॉर्मेड, है ना, डिफरेंट इंडिविजुअल्स। आपको पता है कि जो डायोसियस एनिमल है उनमें मेल अलग होता है, फीमेल अलग बनता है ना, और डिफरेंट इंडिविजुअल्स पे ये दोनों बनते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तब क्या होता है भाई, द ऑर्गेनिज्म मस्ट इवॉल्व, है ना, इवॉल्व ए स्पेशल मैकेनिज्म फॉर द गैमेट ट्रांसफ़र। उस समय क्या होता है कि गैमेट ट्रांसफ़र के लिए एक स्पेशल तरह का मैकेनिज्म क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि एक तरह से गैमेट का जो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना, वो एक स्पेशल तरीके से होता है जहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बिल्कुल अलग अलग बनते हैं, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। सक्सेसफुल, है ना, ट्रांसफ़र एंड द कमिंग टुगेदर
द गैमेट इज द एसेंशियल फॉर द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द फर्टिलाइजेशन। यानी कि ये जो इवेंट होता है थोड़ा सा क्रिटिकल होता है ना। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बड़ा ही क्रिटिकल कंडीशंस है, जहाँ पे अलग ऑर्गेनिज्म पे बनने वाला मेल गैमेट अलग ऑर्गेनिज्म की मतलब फीमेल प्रोड्यूस करने वाले फीमेल गैमेट से मिलता है। दोनों गैमेट अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस हो रहे हैं और मिल रहे हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की, तो आपको घबराना नहीं है ना। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा खेलना ज़रूरी है, ठीक है। ये 2020 तो मैच है नहीं कि बहुत जल्दी खेल के ख़त्म करना है ना। आपको लंबा खेलना है इसको, है ना। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक एक लाइन डिस्कस कर रहे हैं, और एक एक लाइन कितनी इम्पोर्टेंट है आपको मैं बार बार कहता हूँ कि एनसीईआरटी गागर में सागर है। आप साइड बुक्स को देखेंगे बहुत ही मोटी मोटी होती हैं, फिर भी, है ना, सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से मिलते जुलते हैं। जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, है ना, दे में भी आप द सिविल सर्विसेज, है ना, और द नीट, ठीक है, या अन्य चीज़ के एग्ज़ाम्स भी आप देंगे, तो उसमें क्या होंगे, क्वेश्चंस विल बी कम फ्रॉम द एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी एक नेशनल लेवल का बुक है, ठीक है ना, जिसमें कोई एक राइटर नहीं है, जिसके बहुत सारे लोगों ने रिसर्च करके लिखा है। आप एनसीईआरटी के पहले या दूसरे पेज पे देखिएगा, बहुत सारे राइटर्स का नाम लिखा हुआ है, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है ना। तभी तो कहा जाता है कि ये जो है एक तरह से गागर में सागर है ना। खैर, हम लोग बात करते हैं आगे। द मोस्ट वाइटल इवेंट, है ना, वाइटल इवेंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द परहैप्स द फ्यूजन ऑफ द गैमेट। यानी कि कह रहा है कि ये बहुत ही वाइटल इवेंट है। वाइटल का मतलब जिसके बिना संभव ना हो, है ना। जैसे हार्ट जो है हमारा, क्या एक तरह से वाइटल ऑर्गन है, ठीक है। अब उसके बिना तो जी नहीं सकते हो ना, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उसी तरह से इसको कह रहा है कि एक वाइटल इवेंट है ना, फ्यूजन ऑफ गैमेट। यदि गैमेट ही फ्यूजन नहीं होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। कह रहा है कि दिस प्रोसेस कॉल्ड द सिनगेमी, है ना, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, है ना, डिप्लॉयड जाइगोट। कह रहा है ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिनगेमी कहते हैं। और जिसमें क्या होता है कि सिनगेमी में क्या होता है कि इस प्रोसेस को हम लोग सिनगेमी कहते हैं, और जिसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अब देखिए, कह रहा है कि द टर्म फर्टिलाइजेशन, है ना, इज आल्सो यूज फॉर दिस पर्पज प्रोसेस। यानी कि इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहें तब, सिनगेमी कहें तब, बात दोनों एक ही है। दोनों नाम से, है ना, गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। तो यहाँ भी वही बात है, सिनगेमी कहे तब और फर्टिलाइजेशन कहे तब, दोनों बात एक ही है ना। द टर्म सिनगेमी एंड द फर्टिलाइजेशन आर द फ्रिक्वेंटली यूज थ्रो, है ना, इंटरचेंजेबली। यानी कि ये दोनों टर्म एक ही काम के लिए यूज किए जाते हैं। इसीलिए तो मैंने कहा कि गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है, ठीक है। आगे अभी और भी स्टोरी बाकी है थोड़ी सी, है ना, इसलिए छोड़ के भागना नहीं है ना, पूरा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है कि व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, एक सवाल भी पूछ रहा है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के सवालों पे आपको गौर करना तो बनता है। व्हाट वुड हैपन इफ द सिनगेमी डज नॉट अकर। कह रहा है यदि सिनगेमी नहीं होगा तो क्या होगा, बताओ तो सही। अरे भाई, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सिनगेमी नहीं होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट विल नॉट फ्यूज।
तो ये तो तन्हा रह गया ना। यदि मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज नहीं हुआ तो ये तो तन्हा रह गया ना, अकेले रह गया ना। और आपको पता है कि अकेले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो सोचने वाली कौन सी बात है, आगे की सारी चीज़ें आप सोच लेना। ठीक है ना। कह रहा है कि हाउ ईबर, है ना, हाउ ईबर इट हैज़ टू बी मेंशन्ड हेयर दैट इज द सम ऑर्गेनिज्म लाइक द रोटीफर, है ना, कुछ ऑर्गेनिजम्स का नाम दे रहा है, जैसे रोटीफर हो गया, उसके बाद हनी बी हो गया और लिजार्ड। ठीक है ना। एंड द बर्ड लाइक द टर्की, द फीमेल गैमेट undergo the development of the form new organism without fertilization। अब समझो पहले, है ना, कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है और जाइगोट से ऑफस्प्रिंग बनता है। लेकिन यहाँ तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। तो जब कहानी में ट्विस्ट आएगा तो थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। ठीक है ना। क्या ट्विस्ट आ गया कि रोटीफर्स दिया है, हनी बी दिया है एंड लिजार्ड दिया है, कुछ बर्ड का नाम भी दिया है, टर्की। इसमें क्या होता है कि फीमेल गैमेट अंडरगो द डेवलपमेंट टू फॉर्म द ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब देखो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फिर भी जो फीमेल गैमेट है वो क्या होता है, नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। बात समझ में आई ना, याद रखना है इसको, है ना, बिल्कुल भूलना नहीं है। आगे देखो, कह रहा है कि दिस, है ना, फिनोमिनन, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, टर्म पार्थेनोजेनेसिस। तो यदि तुमसे पूछा जाए, यदि कभी पूछा जाए कि पार्थेनोजेनेसिस क्या है तो क्या बताओगे, तो बताओगे कि पार्थेनोजेनेसिस वह फिनोमिनन है जिसमें फीमेल गैमेट बिना फर्टिलाइजेशन के ही, है ना, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेती है ना। नहीं भूलोगे ना। चलो आगे देखते हैं। आगे देखो, बस लास्ट चल रहा है इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि वेयर डज द सिनगेमी अकर, आखिर ये जो सिनगेमी होता है कहाँ होता है ना, कहाँ कहाँ होता है, ध्यान से देखते हैं। इन द मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज द मेजोरिटी ऑफ द एल्गी, है ना, एंड द फिशेज, है ना, एज वेल एज द एम्फीबियंस, कुछ एम्फीबियंस में सिनगेमी अकर द एक्सटर्नल, है ना, सिनगेमी जो होता है एक्सटर्नल मीडियम वाटर that is the outside of the body of the organism. This is the type of the gamete fusion is called the external fertilization। समझो तो सही, गौर से थोड़ा देखो तो। कह रहा है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, जैसे एल्गी में दिया है, उसके बाद फिशेज में दिया है, एम्फीबिया में दिया है, जो सिनगेमी होता है ना वो आउटसाइड द बॉडी होता है, यानी कि वाटर में होता है ना, वाटर मीडियम में होता है। और जब वाटर मीडियम में होगा तो इस तरह के सिनगेमी को या इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बात समझ में आई ना। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी हो। लेकिन अब इंटरनल समझो, उसके बाद से इंटरनल वाली ग्राफ जो तुम्हारे दिमाग में बनी है और क्लियर होगी, है ना। जब तुम्हें इंटरनल समझ में आएगी तब जाके एक्सटर्नल और अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा, जैसे ह्यूमन बीइंग का लो ना एग्जाम्पल, ह्यूमन बीइंग के केसेस में क्या होता है कि मेल की बॉडी में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि मेल गैमेट, और फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो उस तरह के फर्टिलाइजेशन को, सिनगेमी को क्या कहोगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो बताओ, जहाँ पे इनसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन होगा
तुम उन्हें इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहोगे, जहां आउटसाइड द बॉडी होगा उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म, है ना, मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूं। ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सो द ग्रेट सिंक्रोनस बिटवीन द सेक्स, है ना, सेक्स एंड द रिलीज द लार्ज नंबर ऑफ द गैमेट्स इनटू द सराउंडिंग, है ना, यानी कि सराउंडिंग मीडियम में, है ना, वाटर में, इन ऑर्डर टू इन्हांस द चांस ऑफ सिंगेमी। यानी कि समझो, मैंने बताया ना कि जिन ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उनको तो अपने गैमेट को वाटर में छोड़ देना है। तो वाटर में छोड़ देना है तो आपको पता भी है कि बहुत सारे मेल गैमेट नष्ट हो जाते हैं, है ना। इसीलिए सिंगेमी के चांस ज़्यादा हो, उसके लिए मेल जो होता है लार्ज नंबर ऑफ द गैमेट प्रोड्यूस करता है। यदि 2 नष्ट हुए, 4 नष्ट हुए, तो हमारे पास उसके बाद भी बहुत सारे बचेंगे, है ना। तो ये बताया जा रहा है इस लाइन में। दूसरी बात हम लोग जो समझते हैं, है ना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, ठीक है। अब देखो, दिस हैपन इन द बोनी फिशेज, है ना, फ्रॉग वेयर द लार्ज नंबर ऑफ द ऑफ स्प्रिंग आर द प्रोड्यूस, है ना। कह रहा है कि इस तरह का किसमें होता है, बोनी फिशेज में। अच्छा, अब एक बात बता दो, किसी बोनी फिश का नाम बता दो और किसी कार्टिलेजिनस फिश का नाम बता दो, है ना। बोनी फिश, है ना, रोहू मछली खाते हो ना, लोबियो रोहिता जिसको बोलते हैं हम लोग, तो लोबियो रोहिता एक बोनी फिश है ना। अब दूसरी बात समझो, तो मैंने दूसरा फिश बताया जो कार्टिलेजिनस हो। कार्टिलेजिनस का मतलब ये कान देखो ना मेरा, जिसमें क्या है, जिसमें बोन नहीं है, कार्टिलेज है। तो कार्टिलेजिनस फिश एक का नाम मैं बताता हूँ, है ना, पता ना तुम्हें याद है कि नहीं याद है। तो कार्टिलेजिनस फिश का मतलब डॉग फिश, है ना। अच्छा, डॉग फिश का साइंटिफिक नाम बताओ तो सही, नहीं पता है ना, मैं बताता हूँ, मुझे पता है कि बहुत सारे को नहीं पता है ना। तो डॉग फिश को स्कोलियोडॉन कहते हैं, जो कि एक कार्टिलेजिनस फिश है, ठीक है ना। खैर, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। ये किस में होता है, तो बोनी फिशेज में और फ्रॉग में होता है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, है ना। कह रहा है कि ए मेजर डिसएडवांटेज, अब देखो भाई, एक इसका नुकसान भी है, इज द ऑफस्प्रिंग आर द एक्सट्रीमली वुलनरेबल, है ना, टू द प्रेडेटर, है ना, थ्रेटनिंग देयर सर्वाइवल अप टू द एडल्ट, है ना। यानी कि कह रहा है कि देखो भाई, कि इस काम में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म तो प्रोड्यूस होते हैं मछलियों में, मेंढक में, है ना, लेकिन उनके सर पे खतरा मंडराता रहता है ना। कब तक मंडराता रहता है, कि जब तक कि वो एडल्ट नहीं हो जाते। यही तो कह रहा है, एक्सट्रीमली वुलनरेबल, है ना। प्रीडेटर का मतलब होता है शिकारी, यानी कि शिकारियों का खतरा मंडराता रहता है, संकट मंडराता रहता है। सर्वाइवल अप टू, है ना, एडल्टहुड, जब तक कि वो एडल्ट नहीं हो जाते हैं, उनमें, है ना, शिकार का खतरा मंडराता ही रहता है। बस थोड़ा सा एक पैराग्राफ और बचा है ना, इतना सा। कह रहा है कि इन मेनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, टेरेस्ट्रियल का मतलब बताओ तो सही, यानी कि जो लैंड पे रहते हैं, हम और तुम भी तो टेरेस्ट्रियल है। बिलोंगिंग टू द फंजाई हायर एनिमल सच एज द रेप्टाइल, ठीक है ना, बर्ड्स, मैमल, है ना, एंड इन ए मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। सिंगेमी अकर, है ना, अकर इनसाइड द बॉडी, बॉडी के इनसाइड होता है, ऑफ द ऑर्गेनिज्म
Hence the process is called the internal fertilization. है ना। तो देखो क्या कह रहा है कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में, है ना, जैसे कि कुछ एनिमल्स है, रेप्टाइल्स है ना, बर्ड्स है, मैमल्स है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, इनमें जो सिंगेमी होता है वो बॉडी के इनसाइड होता है ना। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, है ना। दूसरी बात देखो, इन द ऑल दीज ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स, एग इज द फॉर्मेड इनसाइड द बॉडी वेयर दे फ्यूज विथ द मेल गैमेट, यानी कि इसमें क्या होता है कि मेल गैमेट को ट्रांसफर कर दिया जाता है फीमेल बॉडी में, जहाँ पे दोनों फ्यूज हो जाते हैं। इन द ऑर्गेनिज्म exhibiting the internal fertilization, the male gamete is the motile, है ना, and has to reach the egg in order to fuse with it। यानी कि कह रहा है कि जिनमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें मेल गैमेट जो होता है वो मोटाइल होता है ना, और मेल गैमेट जो होता है रीच करता है फीमेल गैमेट के पास में। समझ में आया ना मेरी बात। अब आगे चलते हैं, ठीक है। लास्ट लाइन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो कह रहा है कि इन दीज इवन दो द नंबर ऑफ द स्पर्म प्रोड्यूस इज द वेरी लार्ज, है ना, इज द सिग्निफिकेंट, है ना, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ द एग प्रोड्यूस, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि इन दिस इवेंट though the number of sperm produced is the very large, there is the significant reduction in the number of egg। इसीलिए क्या होता है कि जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि स्पर्म ही केवल लाखों बनते हैं, हालांकि एग की संख्या बहुत ही कम होती है ना। अब देखो कि इन द सीड प्लांट की बात करें तो हाउ ईबर, है ना, द नॉन मोटाइल मेल गैमेट आर द कैरिड टू द फीमेल गैमेट बाय द पोलन ट्यूब। अब देखो यानी कि फ्लावरिंग प्लांट या सीड प्लांट की बात किया जाए तो जो मेल गैमेट बनता है वो पोलन ट्यूब के द्वारा फीमेल गैमेट तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो इतना हमने बता दिया, ठीक है ना। तो अब एक बात समझे आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे, है ना। यदि कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं होता है तो आप मुझसे पूछेंगे भी, ठीक है ना। और उसके बाद से दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट करेंगे, है ना, और उसके बाद से रेगुलर आप रिवाइज करते रहेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही, है ना। तो रेगुलर ही क्लासेस है, आपको इसी तरह से रेगुलर मैं क्लासेस पहुंचाने का प्रयास करूंगा पर डेज, और हर टॉपिक को क्लेरिफाई करूंगा, समझाऊंगा अच्छी तरह से, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो इसलिए मैंने कभी कहा तो नहीं आपसे, इसलिए इस वीडियो को और लोगों को तक पहुंचा सकते हो, है ना। और तुम भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और एक बेल आइकॉन भी आता है, उसको यदि ऑन कर लेते हो तो तुम्हें जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है तुम्हें आसानी से मिल जाता है ना। तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, तुम्हारे आराम से तुम्हारे फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाता है। तो मैं कहूँगा कि तुम क्या करना कि बेल आइकॉन को दबा लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो आज के लिए इतना ही, है ना। थैंक यू।